हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.3। पिछले लेक्चर 2.2 में आपने पढ़ा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस के यूज़ का डिस्कशन स्टार्ट किया। तो जब हमने बात की यूज़ क्या है डायमेंशन एनालिसिस के, तो पहले यूज़ की बात की थी कि डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट यूज़ है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। कि कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। न्यूमेरिकली हमें कोई मतलब नहीं होता था कि वो बराबर है, बट हमें डायमेंशनली चेक करना होता था। आज हम उसका सेकंड यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे के साथ ड्राइव करेंगे। तो सेकंड यूज़ आज करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पहले ये भी मतलब बताऊंगा कि एक्चुअल में ये सेकंड यूज़ में हमें करना क्या है, फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, आप पहले समझना आपको, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई बच्चों आप एक फोर्स का फॉर्मूला मुझे बताओ जिसमें एक्सेलरेशन भी हो जिसमें मास भी हो। मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे कि आप एक फोर्स का फॉर्मूला मुझे बताओ जिसमें एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट हो जिसमें मास भी प्रेजेंट हो। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक फॉर्मूला है सर, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, ये आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है इसलिए। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता है फॉर्मूला, सपोज कर लो किसी ने नहीं पढ़ा, किसी बच्चे ने, उससे मैं पूछूं कि फोर्स का फॉर्मूला बताओ जिसमें मास और एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है, तो उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे वो ये बोल सकता है F इज इक्वल टू m अपॉन ए, F इज इक्वल टू a अपॉन m, या F इज इक्वल टू m स्क्वायर ए, या F इज इक्वल टू a स्क्वायर m। ऐसे करके मतलब बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं। अब उसे तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो वो इस तरीके से बताएगा कि भाई फोर्स है मास अपॉन एक्सेलरेशन के बराबर है। उसे तो पता नहीं है। एक्सेलरेशन अपॉन मास के बराबर है फोर्स, नहीं है। फोर्स मास का स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन है, नहीं है। एक्सेलरेशन का स्क्वायर इंटू मास है, नहीं है। ऐसे और भी हम बना सकते हैं, मास का क्यूब 4 पावर ऐसे। लेकिन हम लास्ट में क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू ए ही होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी जिस बच्चे ने बताया पहली बार में, तो हमने पूछा आपको कैसे पता, उसने कहा हमें याद कर रखा, हमने पढ़ा था। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हम ये करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इसी को बनाएंगे। एक्चुअल में हमें क्या होगा, क्वेश्चन समझना, हमें फोर्स दे रखा होगा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा होगा, आपको मास दे रखा होगा, और आपसे बोला जाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो जब आप फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइनली m इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो ये है हमारा डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड यूज, कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे के साथ, दूसरे का मतलब और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी होंगी, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स है, और उसका हमें रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन और मास के साथ। रिलेशन का मतलब कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसा है। तो मतलब आपको फॉर्मूला बनाना है। बस समझ में आया? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब क्या होता है, हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको फोर्स दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपसे बोला गया है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये मास पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। उन्होंने क्वेश्चन पूरा ऐसे लैंग्वेज में लिखा होगा, इसमें बोला होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F। सेंट्रीपिटल फोर्स F का आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और उन्होंने बोला कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है।
सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता दूं मैं आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगे किसी सेंटर के चारों तरफ, तब हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया? तो ये इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जिसका हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना होता है कि आपको फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है, क्योंकि जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। जैसे मान लो अगर हमें मास का फॉर्मूला ड्राइव करना होता तो वो लेफ्ट में होता, रेडियस का करना होता तो वो लेफ्ट में होता, वेलोसिटी का करना होता वो लेफ्ट में होता, और जिनके साथ उसका रिलेशन निकालना है वो सारे के सारे राइट में होंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज पता नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने जैसे बताया, अब उसमें कैसे कैसे लैंग्वेज लिखा होगा, जैसे मैंने कहा कि सीधा लिखा होगा कि आप इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करें, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F, समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। दूसरा बोला हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करो, उन्होंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जो क्वांटिटी बोला है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो जो एक फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है उसी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसमें क्या है, तो हमने कहा जिसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया करना है उसको तो हमने लेफ्ट में लिखा, और जिनके साथ ड्राइव करना है उनको राइट में लिख दिया। यानी कि हमें ये निकालना है कि भाई m का f के साथ कैसा रिलेशन होगा, v का f के साथ कैसा रिलेशन होगा, और r का f के साथ कैसा रिलेशन होगा। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि मतलब कहने का क्या m f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज। ठीक है, तो इसमें मेन ही क्या होता है, जैसे आपने देखा कभी कभी, जैसे कई जगह देखा होगा, जब शादी हो गई लड़के की तो लड़का जब अपने ससुराल में जा रहा है तो क्या करते हैं, उसे अलग बिठाए, अलग बिठा, सारे एक रूम में उसको अलग बिठा दिया, सामने सारे उसके ससुराल के जो हैं रिलेटिव हैं वो बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं लड़के, भाई ये तुम्हारे जो हैं चाचा जी बने, ये तुम्हारी मौसी जी बनी, मतलब जो लड़के की वाइफ की जो भी रिलेशन लग रहा होगा वही उस लड़के से रिलेशन बनेगा। तो बोलेंगे भाई ये क्या है, ये आपके ताऊ जी बनेंगे, ये आपके इस तरीके से बताते हैं। तो ऐसे ही क्या करना, आपको इसमें दूल्हा ढूंढना, दूल्हा क्या हमारा F, वो एक तरफ बैठा है, अब आपको तब F का M के साथ कैसा रिलेशन, F का V के साथ कैसा रिलेशन, F का R के साथ कैसा रिलेशन। तो मेन आपको इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले दूल्हा ढूंढना है, उस दूल्हा को अलग बिठा देना है कि भाई हाँ इसका, अब इसका इसके साथ निकालना है। बस समझ में आ रही नहीं है, जब मैंने बताया भाई ये तुम्हारे चाचा जी हैं, दूल्हा को बता रहे हैं ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये ऐसे बने, इस तरीके से बता रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जब हमारा ये हो गया तो हमने क्या करा, इस पर लिख दिया A, इस पे लिख दिया B, इस पे लिख दिया C। तो अभी पहली चीज तो ये आप समझो, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि अभी m f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर हमें पहले ही ये पता चल गया ये m इसके डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देंगे। बात समझ में आ रही? अब आप एक एक स्टेप समझेंगे, मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं, आप उसको समझे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या किया हमने, यहाँ पे लिखा f, और एक चीज और समझा दूं, जैसे मैंने पहले m लिखा है, मैं वही पॉइंट डिस्कस करता जाऊंगा जिसमें बच्चों को डाउट होता है, बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कर दे तो क्या होगा, ऐसा कर दे तो क्या होगा, इस तरीके से बातें डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले m को लिखा, फिर v को लिखा, फिर r को लिखा। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो सबसे पहले r को लिख दे, फिर m को लिखे, फिर v को, मतलब m r v में कोई भी ऑर्डर हो, किसी को पहले लिख दो, किसी को बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे m को पहले लिखो, आप चाहे r को पहले लिखो, आप चाहे v को पहले लिखो, मतलब m v r को में से किसी को पहले, किसी को बीच में, किसी को लास्ट में, यहाँ पर m v r कैसे भी ऑर्डर बना लो, r v m, m v r, v m r, ऐसा कुछ भी बना लो।
बस क्या करना है, जो पहला वाला जो भी पहला लेटर लिखोगे उस पर ए लिखोगे, दूसरे वाले पे बी, तीसरे वाले पे सी, बस। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब क्या किया हमने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, फिर यहाँ पर आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, के लगा दिया और एम के ऊपर ए लिख दिया और वी के ऊपर बी लिख दिया और आर के ऊपर सी लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। एक ही क्वेश्चन बनाना है बस हमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी, मतलब जिसको हम नंबर देंगे और बाकी हम सॉल्व करते जाएंगे। नंबर हम सिर्फ जो भी एक क्वेश्चन बनाया जिसको हम नंबरिंग की है वैसे हमारी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये पहली क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम किसी तरीके से ए बी सी की वैल्यूज निकाल लें और उस वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे ही वो पुट करेंगे हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या करना है, हमें जो के है इसको हमें छोड़ देना है, इसके प्लेस पर हमें कोई डायमेंशन नहीं लिखनी, इसके प्लेस पर हम कुछ नहीं लिखना है। अब हमारा ये m है, अब m जो है वो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं तो m की पावर तो a हो गया। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt -1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इस पे लिख दिया b, और r है इसके प्लेस पे लिखा l और ये लिख दिया c। देखो आप समझो, मैंने आपको बताया भाई देखो m मास है, मास को जब हम डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन फार्मूले लिखते हैं तो मास के लिए हम m लेटर को यूज़ करते हैं, यानी कि जब मास की डायमेंशन का नंबर आ रहा है, डायमेंशन फार्मूले की बात आ रही है तो हम मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। यहाँ हम यूनिट की बात नहीं कर रहे, यूनिट तो पता ही आपको किलोग्राम होती है, सिंबल केजी होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसी वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt-1 है और r क्या है, रेडियस है उस सर्कुलर ऑर्बिट का जिसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है। एक ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, तो देखो आप ये समझ लो l किसकी, l जो है डायमेंशन किसकी लिखोगे, l रेडियस की हो गई, l डायमीटर की हो गई, l सर्कमफ्रेंस की हो गई, लेंथ की हो गई, ब्रेथ की हो गई, हाइट, ये कुछ भी होगा इसको आप l से रिप्रेजेंट करोगे। आप ये समझो जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में मीटर लग, जैसे क्या हो गया सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या मीटर या किलोमीटर, अगर ऐसा लगा है मीटर तो वो लेंथ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो रेडियस भी क्या होगा, या तो से मीटर में या किलोमीटर में ऐसे मेजर कर रहे होंगे, तो इसलिए l हो गया, l के ऊपर c लगा दिया क्योंकि इधर r के ऊपर c लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट m के ऊपर पावर a ले लिया और l के ऊपर देखो कोई पावर नहीं है, l के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। उस 1 को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, l की पावर b। t के ऊपर -1 है, इस -1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर -b हो जाएगी। l के ऊपर c है, ये तो एज इट इज लिख दो। अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम राइट हैंड साइड एक m एक l और एक t लेके आए। क्या करें, हम एक m एक l और एक t लेके आए। तो हमने क्या किया, m के ऊपर लिखा a, m के ऊपर तो लिख दिया ये, m तो एक है, ठीक है, हमारा काम बन गया, आसान हो गया ये। दूसरा हमने क्या किया, हमने लिखा l। अब हमारे पास l तो 2 हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 2l हो, 3l हो, 4l हो, जितने भी, उससे मतलब नहीं, हमें एक l फाइनली बनाना है। तो हमने क्या करना है, एक l बनाना, तो एक l लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी l लिखे होंगे उस लाइन में उन सब की पावर को एक ही l पे लिख देंगे। मतलब कहने का ये है, मैं इस l और इस l को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाती है, b प्लस c ये होता है। जैसे मैं क्या कर दूं, मैं कहूं ऐसे लिखा है a की पावर 2 और इनटू दूसरा लिखा है a की पावर 3। अब बोल रहा है कि इस a को इस a से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a, यानी a इंटू a तो a हो जाएगा, और जो इनकी पावर है इस 2 को इस 3 में ऐड कर दूंगा, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। बात समझ, तो मैंने क्या करा, 2 + 3, मैंने ऐसे ही तो करा होगा, मैंने लिखा होगा 2 + 3, समझ में आया, तभी तो 5 आया। तो ऐसे क्या करते हैं, बेस सेम होता है तो हम बोलते हैं पावर ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर बेस सेम है, जितने भी लिखे हुए ऐसे लिखा हो, जैसे मान लो a की पावर 2 है, यहाँ पे लिखा a की पावर 3 है, कोई a की पावर 5 है, तो क्या आगे कर दो, तो a इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो a के हो गया। अब 3 और 2 5 और 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 10, ये होता है। तो जैसे बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ भी बताते जा रहा हूँ, छोटी छोटी सी चीज़।
बिल्कुल एक ही बार में बता रहा हूँ, समझ में आएगा बहुत आसानी से। और ये हमने क्या करा, t के ऊपर पावर -b लिख दिया। अब हमारा राइट हैंड साइड MLT के फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका राइट हैंड साइड MLT के फॉर्म में आया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम f लिख रहे थे, हमने f लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हम इस स्टेप पर आए हमारा राइट हैंड साइड MLT, अब आपको लग रहा है MLT तो भाई ऊपर भी है, यहाँ भी MLT है, यहाँ भी MLT, बात ठीक है। आप ये समझो MLT तो है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर एक M, एक L और एक T है। जब हमने इसको ऐसे बना लिया कि इसमें एक M, एक L और एक T, क्योंकि यहाँ पर 2 L है भी, एक L ही एक L ही है। तो जब आप ऐसी इक्वेशन बना लेंगे कि एक M और एक L और एक T होगा, तभी आप लेफ्ट हैंड साइड में MLT के फॉर्म में फॉर्मूला लिख दें। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT-2, इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब आपका राइट हैंड साइड भी MLT के फॉर्म में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी MLT के फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड m की पावर है a, और यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड m की पावर है, कोई पावर नहीं तो 1, तो इन दोनों को बराबर रख दें। यानी कि राइट हैंड साइड m की पावर को लेफ्ट हैंड साइड m की पावर के बराबर रख देंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे a की वैल्यू आ गई, चलो एक वैल्यू ये आ गई हमारी। फिर हमने क्या करा, ये l की पावर देखा, l की पावर थी b + c इक्वल्स टू, यहाँ देखा राइट हैंड साइड l की पावर b + c, लेफ्ट हैंड साइड l की पावर कितनी है 1, कोई पावर नहीं तो 1 हो गया। अब देखो दिक्कत ये आ रही, ना तो हमें b पता है ना c पता है। इसका मतलब अब b और c नहीं पता है तो हम b c में से जब दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम अभी नहीं निकाल सकते। b की पता होती c की निकाल लेते, c की पता होती b की निकाल लेते, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे, t की पावर देखेंगे -b, t की पावर देखा -b, और यहाँ लेफ्ट में t की पावर देखा -2, तो हमने क्या कर दिया -2, तो क्या हो गया, ये हो गया b = 2। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब हमें b की वैल्यू मिल गई, अब हमारा काम बन जाएगा। अब अगर हम इसमें b की वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू आ जाएगी, तो c किसके बराबर हो गया, 1 - b के बराबर। तो c किसके बराबर हुआ, 1 - 2 के बराबर। तो c किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। बन गया काम हमारा, a की वैल्यू पता चल गई, b की भी c की भी। अब क्या करना है, जो इक्वेशन हमने बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, f ऐसे लिखेंगे और इक्वल्स टू k को एज इट इज लिखो। अब m के ऊपर पावर कितनी लगी, m लिखना है, अब समझना m, अब m के ऊपर पावर कितनी a। अब ढूंढो इधर a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1। देखो अगर a की पावर 1 की जगह -1 हो जाती तो हम लिखते, लेकिन अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर प्लस में होती तो वो नहीं लिखते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे m की पावर a है और a की वैल्यू आ गई 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है, 1 तो अंडरस्टूड है कि कोई भी लेटर में ऐसे लिखूं 2, तो क्या है, इसके ऊपर पावर 1 ही तो है लिखा हुआ, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही तो है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता है 2 लिख दिया तो इसका मतलब नीचे इसके 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऐसे तो हम समझते हैं ना, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने लिखा v, अब v के ऊपर देखा b, अब b की वैल्यू देखा 2, तो 2 तो लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा r, अब r की पावर कितनी है c, अब c की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 हो गया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, जब भी आपने आज तक कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ, तो किसी भी फॉर्मूले में पावर जो होगी माइनस में नहीं होगी। मतलब कहने का ये एक चीज समझना, जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने m को ऐसे लिखा, अब v² लिख दिया, अब r के ऊपर -1 है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो पावर -1 में है ये -1 में ना लिखी हो, किसी तरीके से प्लस में लिखी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस r को नीचे लिख दूंगा। जब ये r नीचे आ जाएगा तो इसकी ये पावर जो -1 थी वो +1 हो गई, तो ये +1 इसकी पावर, अब नीचे जब इसको लिखेंगे तो पावर प्लस में ही लिखेंगे। तो हमें इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है, चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ, वो आप देखो, मतलब उसकी पावर प्लस में ही होना चाहिए फाइनली। तो जैसे हमने लिखा, कोई बोलेगा अभी ये r लिखा है, अभी r की पावर कितनी है, तो हम कहेंगे r की पावर +1, ठीक है। अब पोजीशन कहाँ है, तब हम बोलेंगे डिनोमिनेटर की पोजीशन पर है r। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इस फॉर्म में नहीं छोड़ने का रीज़न यही है कि यहाँ पर ये पावर भी माइनस में है, ठीक है।
अब क्या होता है, इसकी जो k की वैल्यू होती है वेयर, मैं आपको बता दूं k इक्वल टू 1 होता है, इसमें 1, ये k जो की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो f इज इक्वल टू, इसको लिखा m v स्क्वायर अपॉन r। जब क्या करेंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा तो देखना अधिकतर ये k नहीं होगा, आपको ऐसा मिलेगा। अब क्या होता है, ये k तो वैल्यू 1 है, मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता था। लेकिन बच्चों समझो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होंगे, जितने फॉर्मूले हैं उन सब में कांस्टेंट है। अब दिक्कत ये आ रही है, किसी कांस्टेंट k की वैल्यू 1 होगी, किसी कांस्टेंट की 1/2 होगी, किसी की 6 पाई है, किसी की 2 पाई है, किसी की कोई वैल्यू, किसी की कोई वैल्यू। तो अभी ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है, आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, पूरी बुक के इसमें लगभग आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कांस्टेंट की वैल्यू। तो क्या होता है, आपके लिए एक्सक्यूज रहता है कि आपको इनकी वैल्यू अभी याद नहीं करनी, क्योंकि एकदम बच्चा कैसे याद करेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको क्वेश्चन करना है, आपको इस के की फॉर्म में ही छोड़ देना है, आपको के की फॉर्म में ही यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा, उन्होंने k की वैल्यू दे रखा 1, तो आप क्या करेंगे, जब आप इतना कर लेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 दे रखा है, तो आप k के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे और फिर ऐसा एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। बात समझ में आया जी? तो आपको भी ये टेंशन नहीं लेना है कि हम कैसे k की वैल्यू याद करेंगे, कितने सारे कांस्टेंट कैसे, कुछ नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको k की फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको वो फॉर्मूले में जो कांस्टेंट के आ रहे हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे याद होती जाएगी। तो जब आपका पूरा 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी कांस्टेंट होंगे मैक्सिमम की आपको वैल्यू का अंदाज़ा लग जाएगा। ये k आया तो इसकी 1/2 है, ये k आया तो 2 पाई है, ये k आया तो 6 पाई है, इस तरह ये k आ गया तो इसकी वैल्यू 1 है। इस तरीके जितने भी k आएंगे उनकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, लेकिन उसके लिए एक टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, काफ़ी लंबा टाइम रहेगा आपके पास। तो अभी क्या रहता है, अभी तो टॉपिक जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा सारे फार्मूले उसी चैप्टर में आ जाते हैं, तो आप परेशान बिल्कुल ना, धीरे धीरे आपको उनकी वैल्यू याद हो जाएगी। तो आपको उनको के की रटने की जरूरत नहीं, बाद में जब आप करते जाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसे आप नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फ्लेवर के करेंगे क्वेश्चन, तो उससे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। नोट कर लिया? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, करना है बिल्कुल सेम इसी मेथड, सब में जो रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं उनमें सब में एक ही जैसा है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं पॉइंट कोई चेंज होगा, हल्का सा माइन्यूट, कोई ज़्यादा बड़ा वेरिएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं। क्वेश्चंस में रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, सब में एक ही जैसा चलेगा। ठीक, अब क्या करना बच्चों, आपसे बोला गया है कि एक पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड t, मैं भी बताता हूँ, लिखता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड t है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पर और ग्रेविटी पर और लेंथ पर। अभी समझना, A एंड B एंड C। देखो आपको बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का मतलब एक थ्रेड ले लो, उसमें बॉल अटैच कर दो, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। तो एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से छोड़ा हमने, वो यहाँ से ये जाएगा यहाँ तक और यहाँ से फिर यहीं आ जाएगा। इसमें जितना वो टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, और टाइम पीरियड कहलाता है। एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसे हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। फिर समझना, एक थ्रेड है, उसमें एक बॉल है, हमने यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहीं आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, उसमें जो टाइम लिया उसने दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये जो पेंडुलम है थ्रेड है, इसकी लेंथ जो होगी वो पेंडुलम की लेंथ कहलाएगी, और जो बॉल है उसमें अटैच है उसका जो मास है उसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का, वो t वो डिपेंड करता है जो बॉब है, बॉब या बॉल है पेंडुलम में, जो थ्रेड में पेंडुलम जब बनाते हैं तो दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है पेंडुलम में, एक थ्रेड
और एक उसमें लगाने वाली बॉल। तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो बॉब या बॉल के मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। आपको एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो पहला तो स्टेप आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे कि m की पावर a g की पावर b और l की पावर c। मैं बता चुका हूँ, आप किसी को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है आपने g को पहले लिख दिया और फिर जब g पहले लिखा होगा तो g पर a लिखा होगा, m को g की जगह लिखा तो m पर पावर b होगा। तो ऐसा भी लिखने पर आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, सबका फाइनल आंसर सेम ही आएगा, सबका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि किसी ने पहले लिखा किसी ने बाद में लिखा। अच्छा, इस सेकंड जो स्टेप लिखते हैं इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी तरीके से ए बी सी की हमें वैल्यू पता चल जाए, हम उसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें और हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर t के प्लेस पे, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ t लिखा मैंने, इक्वल्स टू का साइन लगाया, k को छोड़ना है, कांस्टेंट को हमें छोड़ देना है। m जो है m को क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M, क्योंकि m को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। इस पर a लगाए तो a लगा दिया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2। फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूला धीरे धीरे करके बनाना सीखना है। मैंने जैसे बताया कि डायमेंशनल फार्मूला तो नहीं बोलते हैं अधिकतर टीचर की, रटें आप, क्योंकि कुछ तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है उनको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से उन्हें बना लेते हैं, किस तरीके से उन्हें हम ड्राइव कर लेते हैं। तो g का क्या होता है, LT-2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्योंकि g के ऊपर b लिखा है तो हमने यहाँ पर b लिख दिया, और लेंथ है, लेंथ को तो हम कैपिटल L से करेंगे, सिंपली c लगा देंगे। अब कई बच्चों को ये भी लग सकता है, वो कहेंगे भाई यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहे, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे। देखो बच्चों, समझना है, छोटे छोटे से डाउट जो हो सकते हैं मैं उन पर भी डिस्कस करता चलूंगा। कि देखो इसमें मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो लेटर्स मैंने यूज करे, L और T। तो दो लेटर हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर B लिखा है। लेकिन जब मैंने M के ऊपर लगाया तो जिस पर पावर लगी है वो सिर्फ एक ही लेटर, यहाँ पर सिंगल। जब सिंगल लेटर है, सिंगल डायमेंशन है, जैसे लेंथ की L हो गया तो अकेला L लिखना है तो डायरेक्ट C लिख दो। तो ब्रैकेट लगा के क्या करोगे, ब्रैकेट अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बात समझना, मैंने एक बार इसको लिखा L, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर C लिखा, फिर अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये ब्रैकेट हटा दूंगा, C लिखूंगा, तो बात तो एक ही हुई। तो इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर नहीं लगाया ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज। फिर मैं क्या करना है, m के ऊपर लिखा मैंने a, अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो इस l के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है, और यहाँ b है तो l की पावर हो गई b, इस 1 को b से मल्टीप्लाई कर दो। t लिखा, t के ऊपर -2 है और यहाँ पर b है, इस -2 को b से मल्टीप्लाई करना, -2b हो गया, ठीक है। और l के ऊपर c पावर लगा है, अभी t का t लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करा, m के ऊपर a लगा दिया पावर, एक l ये है, एक l ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस l को इस l से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक l हो जाएगा और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, यानी कि b प्लस c हो जाएगा, और t की पावर -2 भी रह जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या होता है, जब हमारा राइट हैंड साइड MLT की फॉर्म में आ गया, तभी हम लेफ्ट हैंड साइड को भी MLT की फॉर्म में रखते हैं। तो हमने क्या देखा, जब टाइम की बात की है तो टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशन की अगर बात कर रहे हैं तो वैसे तो देखा जाए तो इसकी डायमेंशन तो t ही है, टाइम पीरियड की डायमेंशन t ही है। लेकिन अब आप पॉइंट समझना, क्योंकि राइट हैंड साइड में MLT तीनों है, तो हमें जब राइट हैंड साइड में, ध्यान समझना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड में MLT तीनों है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी MLT चाहिए। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उसको समझना है। क्योंकि कंपेयर करना है ना हमें, राइट हैंड साइड m की पावर को लेफ्ट हैंड साइड m की पावर से के बराबर रखेंगे हम। जब बराबर रखेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में m होगा नहीं तो रखेंगे किसके बराबर, समझ में आया नहीं आया। तो क्या करते हैं, हमने कहा भाई अब टाइम पीरियड का वैसे देखा जाए तो उसका तो भाई सिर्फ डायमेंशन t है। टाइम को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए ना मास की जरूरत है ना लेंथ की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है।
तो लेकिन हमें तो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे और इसके ऊपर 0 लगा देंगे, इसके ऊपर 0 लगा देंगे। बात समझे? इनके ऊपर 0 लगा दे, इससे क्या होगा भाई, m की पावर 0 उसका मतलब 1, l की पावर 0 उसका मतलब 1, यानी कि t का t रह गया। तो ये हो गया हमारा। अब लेफ्ट हैंड साइड भी mlt आ गया, राइट हैंड साइड भी mlt आ गया। अब करें कंपेयर। अब m की पावर कितनी है, a, तो हमने लिखा a इक्वल्स टू, लेफ्ट में m की पावर कितनी है 0, तो 0, तो भाई ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमने l की पावर देखा तो लिखा b प्लस सी इक्वल्स टू, तो लेफ्ट में l की पावर कितनी है 0, ठीक है, तो ये 0 लिख दिया। अब देखो ना b पता ना c पता, तो लिख लेंगे नहीं, तो सभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। t की पावर कितनी है -2b इक्वल्स टू, अब यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ लिख दिया 1, तो b की पावर b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब जब b की वैल्यू आ गई, हमारा काम बन गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, c इक्वल्स टू -b हो गया, c इक्वल्स टू -b, तो c इक्वल्स टू माइनस, तो ये लगा b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो -1/2, तो ये c की वैल्यू क्या आ गई +1/2, ये तीनों की आ गई। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, ये t इक्वल्स टू लिखा k, m की पावर कितनी है, m की पावर है 0, तो हमने m की पावर 0 लिख दिया अभी। अब g की पावर कितनी है, g की पावर है b, g की पावर है b, और b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो हमने लिखा -1/2। फिर लिखा l की पावर कितनी है c, और c की पावर कितनी निकाला है, मतलब c की वैल्यू कितनी निकाला हमने 1/2, तो ये हो गया 1/2। बात समझे? तो अब हमने क्या करा, इक्वल्स टू, यहाँ लिखा k। अब जिसकी पावर 0 होती है उसको क्या करते हैं हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लेंगे मतलब जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। मानना तो खैर क्या है, वो 1 के बराबर ही होता है। तो ये तो m की पावर 0 है, तो ये तो 1 हो गया। अब मैंने कहा क्या बचा आपके पास, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, ये बचा नहीं बचा। अब करना ये, मैंने आपको ये बताया भी कि आपका काम ये होता है कि जो भी जब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो हर पावर आपको चाहिए प्लस में। तो अब ये g के ऊपर तो माइनस में लगा है, तो कैसे प्लस बनाए, इसे डिनोमिनेटर में लिख दो। तो हमने लिखा डिनोमिनेटर में, और ये लिख दिया 1/2, तो प्लस में हो गई। अब आपको ये भी बताया गया है कि भाई क्या होता है, जिस पर l के ऊपर जो पावर लिखी है हमने 1/2, तो l के ऊपर जो पावर हमने लिखी 1/2 उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट, और g के ऊपर जो 1/2 उसे भी रूट, तो क्या हो जाएगा √l/√g, √l रूट। तो t इक्वल्स टू k, तो इसको एक ही रूट में कर दे, एक ही टेंट में कर दे रहे हैं l/g, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। अब क्या होता है, अगर हम इसके कांस्टेंट की बात करें तो वेयर के जो होता है इसमें 2 पाई होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, आपको भी याद नहीं करना है। अब जैसे मुझको तो पहले से पता है कि इसकी वैल्यू 2 पाई है, ठीक है, तो मैंने इसको 2 पाई लिख दिया। अब मान लो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है पहले से, तो उसे कैसे पता चलेगा के की वैल्यू कितनी है। देखो किसी में मैंने बताया के की वैल्यू 1 होगी, किसी में 2 पाई होगी, किसी में 6 पाई होगी, किसी में 1/2, कैसे बहुत सारी वैल्यू। तो आपको अगर इस के की वैल्यू दे रखी हो तो आप लिख देना, इसके प्लेस पे नहीं दे रखी तो आप यहीं छोड़ देना, यहीं। तो अब क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला आपको किस फॉर्म में मिलेगा, आपको इस तरीके से मिलेगा 2 पाई √l/g, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। बात समझ आया, ये चीज़ हो गई। तो ये आपका एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। आपको तो यहीं पे छोड़ देना, अगर के की वैल्यू दे रखा है आपको ऐसे तो आप उसको पुट कर दें, और नहीं दे रखा है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। मैंने बता दिया के बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आपको वो वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे नोट कर लें, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अलग अलग वैरायटीज़ के इसमें भी जो क्वेश्चन हैं क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वैसे भी देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा एफर्ट करना, घबराना नहीं है बिल्कुल। नई नई चीज़ें बहुत सारी आती हैं, 11th क्लास है, एकदम ब्रॉड लेवल का सिलेबस है, टफ नहीं है,
सिलेबस ईजी है बट ब्रॉड है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ नई नहीं आ जाए तो एकदम लगता है अरे यार समझ में नहीं आया। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले। टेंशन सोचने की कैपेसिटी को कम कर देती है, आपके कैलिबर को कम कर देती है। ये आप समझते होंगे, देखते होंगे। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे, आप बड़े अच्छे से तैयारी करके गए हैं, आपका पेपर भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल पढ़ा हुआ है, याद ही नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करने के बाद नहीं याद आया। जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर निकलते हैं एकदम सब चीज़ें ऐसा लगता है याद आ गई, और लगता है और भी चीज़ें याद आ रही। मतलब जो थोड़ी डाउटफुल थी वो भी बिल्कुल उनकी इमेज क्लियर हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है, सबके साथ होता है। रीज़न वही होता है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन रूम में बैठे होते हैं, क्लास हमारे यहाँ स्कूल में हमारा एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो हम पर एक प्रेशर होता है वो बच्चे के दिमाग में, और जब वो प्रेशर होता है तो वही प्रेशर हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको क्या कर देता है, प्रेशराइज कर देता है, वो थोड़ा कम कर देता है। इसलिए उस समय उतना लेवल से दिमाग फिर काम नहीं करता। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते, अरे भाई पेपर करना है, जितना याद है उतना करें। जब ऐसे सोच लेते हैं ना तो उनको क्लासरूम में भी उतना ही याद रहता है, बाहर भी उतना ही याद रहता है। लेकिन जिसको ऐसा रहता है जो प्रेशर में आता है उसको क्या कहता है, क्लासरूम में आधी चीज़ भूल गए, और जैसे ही बाहर निकले, एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकले, बस लग रहा है अरे अब तो सब चीज़ याद आ जा रहा है, अरे इसका भी याद आ गया, उसका भी याद आ गया। तो ये क्या है? ये क्यों टेंशन ले रहे हैं ना? टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन की बात करेंगे। एक इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि है सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोला है V, मैं पहले बता देता हूँ किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इसको A पर, और ईटा और R पर, ये B और C। देखो आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें बोला है किसी पाइप से कोई लिक्विड निकल रहा है, किसी पाइप से कोई लिक्विड निकल रहा है। तो बोले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड इज गिवन बाय V। V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड। यानी किसी पाइप से कोई लिक्विड निकल रहा है, हमने उस पाइप से जो लिक्विड निकल रहा है उसे इकट्ठा किया कितनी देर में? 1 सेकेंड में। यानी कि उस पाइप से 1 सेकेंड में जितना लिक्विड निकला उसको हमने कलेक्ट कर लिया। तो वो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कहलाएगा, मतलब वो जितना भी लिक्विड निकला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम पर सेकेंड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड, 1 सेकेंड में उस पाइप से जितना लिक्विड निकला उसका वॉल्यूम। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट पर। आप समझना, ग्रेडियंट जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में ये टर्म जुड़ जाती है ग्रेडियंट, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन में बोला हूँ प्रेशर ग्रेडियंट, P इज द प्रेशर, L इज द लेंथ। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो इस P/L पूरे को बोलेंगे हम प्रेशर ग्रेडियंट। अगर मैं टेम्परेचर को T को लेंथ से डिवाइड कर देता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज कर लो T टेम्परेचर और L लेंथ है, तो मैं बोलूँगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर मैं पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर देता हूं तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर देता हूं तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एक सिंपल सी चीज़ ये समझ में आई कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसमें ग्रेडियंट वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ प्रेशर है, प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब बात आती है कि ऐसा डिवाइड कर क्यों रहा है? क्या ऐसे दिमाग खराब हो गया कि ऐसे जिसको मर्जी पकड़ा बोले तुझे लेंथ से डिवाइड करेंगे, तुझे लेंथ से डिवाइड करेंगे, तुझे लेंथ से डिवाइड करेंगे? ऐसा नहीं है। रीज़न ये समझना है कि जब हम ये देखते हैं कि भाई जैसे मान लो एक पाइप है, उसकी कुछ लेंथ है, तो हमने देखा यहाँ पर कितना प्रेशर है, यहाँ पर कितना प्रेशर है और यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है ये हमने मेज़र करा, इस पॉइंट पर करा प्रेशर कितना है वो मेज़र करा, इस पॉइंट पर प्रेशर मेज़र किया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ लेंथ होगी, यहाँ से आगे चले यहाँ तक की कुछ लेंथ होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ के अकॉर्डिंग प्रेशर को कैलकुलेट करा। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर कितना, मान लो इस पॉइंट को 0 मान लिया,
इतना आगे बढ़ गए, इतनी लेंथ पर कितना प्रेशर है, उससे और आगे बढ़े, इस लेंथ पर कितना प्रेशर है, इस तरीके से। तो हम प्रेशर को ये देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग डिस्टेंसेस पर, अलग अलग लेंथ पर प्रेशर में कैसा वेरिएशन आ रहा है। अगर हम उस वेरिएशन को देख रहे हैं तो हम उस प्रेशर को तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर इतना प्रेशर, इस पॉइंट पर इतना, या इस पॉइंट पर इतना। तो इसलिए हम प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में वही कंडीशन है। जैसे मैं क्या कर लूँ, मैं एक रॉड ले लूँ ऐसे करके, और रॉड का एक एंड है ए, एक एंड है बी। अब मैं बी एंड पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये आग लगा देता हूँ, यानी कि हीट दे देता हूँ, यहाँ पर हीट दे दिया। अब मैं कहूँ इस पॉइंट पर वही टेम्परेचर कितना T1, इस पॉइंट पर कितना T2, इस पॉइंट पर कितना T3। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पर टेम्परेचर मान लो T0, फिर इससे इतनी डिस्टेंस पर देखा, इतनी डिस्टेंस पर कितना T1, फिर इधर से इतना डिस्टेंस कितना है जो भी दे रखा है, इतने डिस्टेंस पे कितना है टेम्परेचर T2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया T3। तो कहने का मतलब ये है अलग अलग पॉइंट, यानी कि इस सोर्स से अलग अलग डिस्टेंस पर टेम्परेचर अलग अलग। तो हम इसलिए टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर इतना, इतनी लेंथ के बाद इतना, और लेंथ बढ़ गई तो कितना। तो ये जो था, ये लेंथ के अकॉर्डिंग हम वेरिएशन उससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए लेंथ से डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? जैसे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, इतना टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, इतना टाइम होगा तो कितना करेगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। तो इसी तरीके से समझना है। तो यहाँ पर क्या, ये हमारा है प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट पर। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पर। ईटा क्या होता है, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी। अभी आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, विस्कोसिटी का फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, अभी तो फॉर्मूला नहीं डिस्कस करना है। विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी आप समझिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी लिक्विड का गाढ़ापन। जैसे आप क्या कर लो, वाटर ले लो, फिर आप इसके कंपेरिजन में ब्लड ले लो। तो ब्लड क्या है, वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो हम बोलेंगे ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। अब उसकी जगह आप ले लो ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन जो है ब्लड से ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो हम बोलेंगे ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन ब्लड। अब हमने ले लिया हनी, हनी पता चला ग्लिसरीन से भी गाढ़ा है, तो हम बोलेंगे हनी इज मोर विस्कस देन ग्लिसरीन। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो विस्कोसिटी जो होता है एक्चुअल में किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, जनरल लैंग्वेज में समझना है इसको, गाढ़ापन। जितना लिक्विड कोई गाढ़ा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, आर क्या है, जिस पाइप की बात कर रहे हैं, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस पाइप का है रेडियस। ये उस पाइप का क्या है, रेडियस। समझ में आ गया? तो P क्या है, P हमारा प्रेशर है, L लेंथ है जिस पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ईटा उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन, R जो है उस पाइप का रेडियस, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड। एक सेकेंड में उस पाइप से कितना लिक्विड निकल रहा है उसका वॉल्यूम। समझ में आया? नहीं, एक सेकेंड में किसी पाइप से जो लिक्विड निकला हमने उसे कलेक्ट किया और उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, तो वो वॉल्यूम पर सेकेंड कहलाएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन की डिटेल दे दी, ठीक है। तो अब उसके आगे करते हैं V इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे, K। बाकी टर्म को हमने क्या लिखना है, ऐसे P अपॉन L स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, A लिख देना है और ईटा की पावर B लिख देना है और ये R की पावर C। और आप एक चीज़ देखना बच्चों, आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें A B C तक ही नंबर आएगा, उसमें D नहीं आएगा। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे जाके पावर D नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि 4 फिजिकल क्वांटिटी लिख दो। 4 तो हो सकती हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा इसको मैं 1 मानना हूँ, इसको दूसरा मानना हो, इसको तीसरा मानना हो, मैं मान सकता हूँ इधर 4th भी आ जाएगी, लेकिन जो 4th क्वांटिटी आएगी उस पर पावर D नहीं लगेगी। बस समझ लो, जो भी क्वांटिटी आए 4th आ सकती है लेकिन उस पर पावर D नहीं लगाना है। उस पर भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये हो गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा V इक्वल्स टू, K को तो छोड़ देना है, अब हम P अपॉन L। तो हम क्या करना है, यहाँ पर नहीं करना है कि यहीं पर P का लिखा, यहाँ पे L लिखा, यहीं काट पीट कर रहा है, ये नहीं, यहाँ गंदगी नहीं फैलानी इतने एरिए में।
इस P और L का अलग निकालेंगे। जैसे हमें पता है P क्या है, प्रेशर। अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने क्या करा, फोर्स का फॉर्मूला लिखा MLT-2 और एरिया का क्या हो गया L स्क्वायर। एक L से L कट गया तो ये हमारा क्या हो गया ML-1T-2। तो ये तो आ गया P का। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना P अपॉन L। तो P का तो ये लिख दिया ML-1T-2 और नीचे लिख दिया हमने L। अब ये L से L नहीं कटेगा क्योंकि इस पे पावर जो है +1 है। अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि उस पे L पे पावर क्या है -1 है। तो क्या हो जाएगा M, जब ये L ऊपर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे L की पावर -1 T की पावर -2 और इस L को ऊपर क्या लिखेंगे -1। तो क्या हो जाएगा ML-2 ML-2 ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया P अपॉन L आ गया। तो आपको क्या करना है, ये काम आपको साइड में करना है और यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको कैसे लिखना है L की पावर -2 T की पावर -2 और इस पर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, मतलब फॉर्मूला पूरा बना लेना है आपको। ठीक है, इसको अगर इसको इधर कर दिया ना तो पूरी खिचड़ी हो जाएगी, फिर खराब हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इतनी गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको अलग करना। अब उसके बाद क्या करना है हमारा ईटा क्या होता है, ईटा का जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ML-1T-1 ML-1T-1 B। इसकी पावर लिख दिया B। और R क्या है, R जो है हमारा रेडियस है, तो ये तो L लेगा, L की पावर C हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया V इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करो, M की पावर कोई पावर नहीं 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो M की पावर A, L की पावर -2, इससे A को मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर -2A, T की पावर -2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे -2A, फिर M की पावर कोई पावर नहीं है 1 है, 1 को B से मल्टीप्लाई करोगे B हो जाएगा। L की पावर -1 है, इससे मल्टीप्लाई करो L की पावर -B हो जाएगा। T की पावर -1 है, B से मल्टीप्लाई करो T की पावर -B हो जाएगा, L की पावर C हो जाएगा। लंबी लाइन बन गई यहाँ पे। अब क्या करो, कितने M है, 1 और 2 M है, तो एक इनकी जगह एक ही M लिख दो। इसकी पावर A है और इसकी पावर है B, तो इस पर लगा दो A + B। क्या कर दोगे, A + B कर दो, बेस सेम तो पावर है, M से M को मल्टीप्लाई तो करा। अब L कितने जरा देखें, 1 2 3, तो हमने लिखा L, इस पे लिखा -2A, दूसरे L की वैल्यू -B, तीसरे L की +C। चलो इसको छोड़ा ऐसे। अब T कितने T है यहाँ पर, T 1 और 2, तो -2A और दूसरा -B। तो अब क्या करा, इस T को इस T से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, राइट हैंड साइड हमारा MLT के फॉर्म में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख लेते हैं। तो अब पहले समझो ये V क्या था, क्या बोल रहे हैं इसको, V को, इस V को बोल रहे हैं हम, ये जो V है इसको बोल रहे हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम ही तो हुआ, ये वॉल्यूम पर सेकंड। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम का हो गया L3, टाइम का हो गया T, तो क्या हो गया L3 T-1 ये हो गया। तो हमने क्या करा, इसका लिखा L3 T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड में तो देखा था हमने M भी है, L भी है, T भी है, तो हमें लेफ्ट में भी लिखना है। तो हम क्या करें, लेफ्ट में तो M है नहीं, तो हम इसमें M पे 0 लगा देंगे, ये हो गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों MLT के फॉर्म में आ गए। अब करें कंपेयर। M की पावर कितनी है, A + B इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू नहीं पता, B की वैल्यू नहीं निकालने वाली, छोड़ दिया। फिर क्या करा, -2A -B + C इक्वल्स टू L की पावर कितनी है 3, इधर लिख दिया 3। इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, ना A पता, ना B पता, ना C पता, इसको भी छोड़ दिया। ठीक है, इसको छुट्टी करो। अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं -2A -B इक्वल्स टू, यहाँ देखा -1 लिखा। ठीक, इससे भी काम नहीं बन पा रहा हमारा। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना ए पता ना बी पता। अब हम क्या करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लें, इस वाली a प्लस बी और इसे ले लें तो हमारा काम बनेगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इक्वेशन जब आती है ना तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 10th क्लास में जो है आपने जो लीनियर इक्वेशंस हैं बहुत सॉल्व करी होंगी। लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो बहुत तरीके के मेथड हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो मेथड सबसे आसान, सुटेबल, सही लगे वो आप उससे कर लें। आपको वैल्यू निकालनी है सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं एक बात आप बच्चों बता दूं, कई बार क्या होता है, ये बच्चे फिजिक्स कर रहे होते हैं तो 11th क्लास में क्या होता है, मैथ्स कुछ बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि वो PCB ले लेते हैं। तो उन बच्चों को मैं बता दूं जो PCB वाले हैं, बायो वाले, तो कई बार जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और PCM वाले भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैथ्स वाले भी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बायो वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा होता है कभी कभी वो कैलकुलेट सही से नहीं कर पाते या नहीं हो पाता उन्हें कैलकुलेशन, या कभी कभी नहीं समझ में आ पाता है। तो मैथ्स वाले बच्चे बोलते हैं, अरे देखा तुमने मैथ्स छोड़ दिया तो तुम्हारा तो बस, तुम्हें तो अब तुम कैसे करोगे फिजिक्स, तुमसे नहीं होगी ये नहीं। तो एक बात मैं उनको कहना चाहता हूँ, उन बच्चों को, बायो वाले बच्चों को, कभी भी आप ये सोच के नेगेटिव ना हो कि आपने मैथ्स छोड़ दिया है, आपने बायो ले लिया। आप ये सोचें, पॉजिटिवली सोचें कि आपने 10th तक मैथ की है, पूरी बुक की है। और मैं समझता हूँ जो NCERT उसको छोड़कर भी कई बच्चे दूसरी बुक्स भी करते हैं, RD शर्मा भी करते हैं, RS अग्रवाल भी करते हैं, जितने भी क्वेश्चन करते हो वो बुक से भी क्वेश्चन करते हैं। तो आप उन्हीं बच्चों में से हो जो 11th में है। 11th में आपने बायो ले लिया, आपको कोई अलग स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो आपने बायो ले लिया, कोई बात नहीं। अब मैथ्स नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैथ्स छोड़ दिया तो आप सब भूल गए। आपने मैथ्स पढ़ी है, कितनी मैथ्स पढ़ी, कितने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। तो अगर 11th में कुछ नए फॉर्मूले आ जाते हैं 11th 12th लेवल के जो आपने नहीं पढ़े, तो उनको भी आप याद कर सकते हैं। जब आपने 10th में मैथ कर ली तो क्या होगा, आपको ये समझना चाहिए आपने मैथ्स छोड़ी है, आप मैथ्स भूले नहीं हो। एक कहावत सुनी नहीं, एक डायलॉग है कि मैंने हथियार चलाना छोड़ा है मगर भूला नहीं हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट बायो वाले बच्चे आप याद रखें, आपने मैथ्स छोड़ी है लेकिन आप भूले नहीं हो मैथ्स। समझ में आया? तो वही चीज़ है। तो जब आपने 10th में करी तो आप इधर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चा मैथ्स छोड़ दे तो वो फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। फिजिक्स में जो बच्चा मैथ्स अगर छोड़ दे रहा वो भी अच्छा कर सकता है। थोड़ा सा नए फॉर्मूला उन्हें पढ़ लेंगे, जब 10th में पढ़े तब पढ़ लेंगे। समझ में? इसलिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। इसको लेते हैं, चलो करते हैं आगे। तो a प्लस बी = 0 और इसको इसके नीचे लिख देता हूं मैं -2a माइनस बी = -1। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a में से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का a और ये माइनस का 1, तो a किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। a वैल्यू तो निकल आई। अब a निकल आई तो मैं b भी निकाल सकते हैं। तो a प्लस b = 0 तो b -a तो b -1। a की वैल्यू तो 1 है तो हमारी b की वैल्यू भी निकल आई। अब a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, तो अब c की वैल्यू तो हम क्या करेंगे? -2a माइनस बी प्लस सी = 3। ये वाली ले गए क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है तो -2 a के प्लेस में 1 लिखूंगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। चलो मैं लिख देता हूँ, लो। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस c = 3। मल्टीप्लाई करो, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, प्लस c हो गया = 3 हो गया। तो इस 2 में से ये माइनस होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो c = 3 + 1 हो जाएगा। मैं इसको 3 + 1, तो फाइनली c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c = हो गया 4। 3 + 1 4। तो
तो हमने देखा, हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, दिस वन, हमने बी की वैल्यू निकाला, हमें सी की वैल्यू निकाला, तीन ही वैल्यू तो चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा बनता है। यहाँ पे करता हूँ मैं v इक्वल्स टू के पी की पावर p अपॉन एल। इसकी पावर कितनी लिखना है हमें, a लिखा है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 तो लगाना नहीं। अब हमने लिखा ईटा, ईटा की पावर कितनी, ईटा कैसे बनाते हैं देखो ध्यान रखना, n बनाया और a कैसे थोड़ा लंबा कर देना। इस सिंबल का नाम क्या है, ईटा, ठीक है, ईटा। अब क्या हुआ, जो ईटा है, ईटा पे पावर लगी है b, और b की वैल्यू -1, तो -1 लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है r, और r के ऊपर क्या है, यहाँ पर लगाता हूँ r, और r के ऊपर है c, और c को देखते हैं, c की पावर कितनी 4, यहाँ लिख देते हैं 4। अब आपको बताया मैंने कि भाई क्या करना है आपको करना ये है बच्चों कि कोई भी इस फॉर्मूले में पावर माइनस में नहीं, तो हमने लिखा v, कोई भी इस फॉर्मूले में पावर माइनस में नहीं रखना, तो हमने लिखा k p अपॉन एल बस, और r की पावर 4 और अपॉन ईटा। जब ये ईटा को नीचे लिख दोगे तो ये जो -1 में +1 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला है इसको पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला भी बोलते हैं। पॉइज़ुलीज़ एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। इतना समझ में आया, ठीक। रब कर दूं, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो, कर लिया नोट, वेरी गुड, फटाफट सबने नोट कर लिया। रब करते हैं भाई इसको, तो रब करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो जितने क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं, तो इसी रिलेशन ड्राइव करने वाले, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ा अलग टाइप के हैं। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो रेनॉल्ड नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट का नाम है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो भी हम इसमें फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, तो आप तो भी फॉर्मूला इसका ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस फॉर्मूले के पीछे भी एक लंबी कहानी है। भाई आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो लास्ट में फॉर्मूला आता है ना। अब हम तो क्या करते हैं, हमें तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, जैसे अभी आपने जस्ट करा v दे दिया, आपको p अपॉन एल दे दिया, प्रेशर लेंथ दे दिया, ईटा दे दिया, r दे दिया। तो ये जो पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला था आपने ड्राइव किया, जब आगे आएगा टॉपिक तो फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या एक कहानी है, स्टोरी है, यानी कि वो डेरिवेशन कैसे आया, क्या कंडीशन रही होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए वो चीज़ें आएंगी, अभी तो आप ये थोड़ा समझें कि कैसे ड्राइव कर रहे हैं, फिर जब वो टॉपिक आते रहेंगे तो आपको खुद ही उनको डिटेल समझ में आएगी बच्चों। तो ऐसे ही एक रेनॉल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला बनाया, और उस फार्मूले की हेल्प से ये बताया कि भाई किसी पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किस किस तरीके से फ़्लो करेगा, कैसे फ़्लो करेगा, तो ऐसे फ़्लो करेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, और ऐसे फ़्लो करेगा तो क्या बोलेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको अपने घर में गार्डन में पानी लगाना है, तो आपको क्या करना है, अपने घर में गार्डन में पानी लगाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है, हाँ, तो सपोज कर लिया आपको अपने घर में गार्डन में पानी लगाना है, तो आप क्या करते हैं, आपके घर के टैप से एक पाइप लेते हैं और गार्डन में पाइप छोड़ देते हैं। पानी चल रहा है, बड़े शांत पानी उसमें बह रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन ये है कि आप अगर किसी प्रेशर पॉइंट पे जाएं जहाँ पर गाड़ियों की धुलाई होती है, बाइक या कार की, तो आप देखें वहाँ पर जो उनका पाइप होता है जिससे पानी निकलता है, उसे एक हुक में फंसा के रखता है।
अगर उस पाइप को ऐसी ज़मीन पर रख दे और एकदम मशीन चला दे, मोटर चला दे जिससे उसमें पानी आएगा, तो पानी का पाइप ऐसे भागेगा। जब वो इधर उधर भागेगा तो वो आसपास के सबको भिगो देगा। तो ऐसा क्या, पानी तो घर पर जो गार्डन में हम लगा रहे थे वो भी पाइप से निकल रहा था, वहाँ भी निकल रहा है, लेकिन दोनों का निकलने का तरीका अलग है। वहाँ पर जो है, जो प्रेशर मशीन पर पाइप से पानी निकलता वो जर्क के साथ निकलता, झटके के साथ निकलता। उससे जो पानी निकल रहा होता है वो एक तरीके से टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल बन जाता, टर्बुलेंट फ्लो का। और जो घर में हम पानी दे रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो का, यानी कि ऐसा समझ, जब पानी शांत बह रहा है तो उसको बोल दिया स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जब पानी जिग-जैग ऐसे इधर उधर, जैसे नदी में बाढ़ आ गई, तब जब नदी में पानी बह रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और जब नदी में पानी से धीरे 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 एक स्लो मोशन में चल रहा है, कभी कभी तो देख के ऐसे लगता नहीं है पानी बह रहा है या रुका हुआ है, वो कंडीशन वो क्या कहलाती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ऐसे रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे पानी बह रहा होगा तो उसको ये बोलेंगे स्ट्रीमलाइन, ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो टर्बुलेंट बोलेंगे। तो उसका उन्होंने एक फार्मूला बना दिया कि कैसे कैलकुलेट करोगे कब स्ट्रीमलाइन है कब टर्बुलेंट है। तो उसी पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ये रिलेशन, हम तो रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर उन्होंने कहा जो रेनॉल्ड नंबर एन आर है, देखो रेनॉल्ड नंबर को एन के बेस में आर लिख दो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आर के बेस में एन लिख दो। ये दोनों ही रेनॉल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा जो रेनॉल्ड नंबर है वो जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रो वी ईटा, देखो इन पर डिपेंड कर रहा है। रेनॉल्ड नंबर एन आर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। ये एन आर रेनॉल्ड नंबर है, रो डेंसिटी है उस लिक्विड की जो फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है, वी उस लिक्विड की वेलोसिटी है, और ईटा उस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि उसका गाढ़ा। तो ये रेनॉल्ड नंबर इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया। और एक फिजिकल क्वांटिटी और दे रखी है इसमें, यानी कि अभी तो तीन, एक चौथी और दे रखी है कि ये जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके डायमीटर पर भी डिपेंड कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा भाई ए बी सी तीन ही लेटर आए, अगर तीन से ज्यादा आते हैं तो पावर किसी भी तरीके, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा आपने, क्या करा, इस तरीके से था P/L, समझना, और ये था ईटा आर। तो उसमें लेटर देखा जाए तो 1 2 3 4 आ गए, ठीक है, लेकिन पावर कितने पे लगी, इस P और L पर तो A ही लग गया, ईटा पे B लग गई और R पे C लग गई, लग गया तो ABC, D तो नहीं आया ना, कोई ऐसा टर्म तो नहीं आया कि जिसपे हम D लगाते। पर यहां पर क्या होगा, इस पर A लग गया, इस पे B लग गया पावर, इस पे C। अब ये डायमीटर है तो क्या इस डायमीटर पे स्मॉल d लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसमें स्मॉल d हम नहीं लिखेंगे। इस समझना, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, ये रेनॉल्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा बड़ा आसानी से, बुक आर बुक में मिलेगा। तो उसमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये पाइप के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि NR/D के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब D की पावर तो हमें पहले ही पता चल गई, वो तो 1 आनी है। क्वेश्चन समझना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि NR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के। अगर स्क्वायर के बोला तो हम D पे 2 लिख देते, बोला NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डायमीटर तो D के ऊपर 3 लिख देते, ऐसे कर देते। ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने बोला है कि NR रेनॉल्ड नंबर जो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया हमारा काम ये हो गया कि हमें पता चल गया कि D पर तो पावर 1 ही आनी है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो D की पावर 1 होगी, तो उस पर कोई पावर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे में लेटर तो आ गए 1 2 3 4, लेकिन इस पर हमें D नहीं लिखना है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, NR, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा जो भी क्वेश्चन कराया इससे पहले वाला भी थोड़ा अलग था, ये भी अलग था, तो मैं अलग अलग टाइप के करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो इसमें क्या इक्वल्स टू का साइन लगाया, K लिख दिया, रो पर पावर A, V पर पावर B, ईटा पर C और D को एज इट इज रहने दे। इस पर 1 इक्वेशन ले लेना। अब क्या करना है, देखो बताया भाई बच्चों की K को तो आपको छोड़ देना, इस K को तो छोड़ देना, इस ईटा क्या होता है आप समझना, जो हाँ सॉरी,
अब इसको देखो, ये रो, जो रो है तो रो को हम लिखेंगे, ये डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे एल क्यू। तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3। तो ये हमारा डेंसिटी का हो गया, यानी कि एम एल माइनस 3, और इस पर पावर लगा दिया ए। ये हमारा डेंसिटी जो रो से इसको रिप्रेजेंट करा उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह लिखा एल टी माइनस 1 और इस पर लगा दिया बी। अब ईटा का आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और d जो है डायमीटर है तो डायमीटर का एल ही रहेगा, और इस पे तो कुछ 1 2 लगाना नहीं, मतलब इस पे कोई पावर तो लगाना नहीं, क्योंकि उस पर तो d पे हमें पहले ही पता 1 है, तो l लिख दिया तो 1 हो गया। बात समझ में आया? तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे m के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया। ये L के ऊपर क्या करना है, पावर -3 है, इससे मल्टीप्लाई करा -3 है। L लिखा, इस L के ऊपर कोई पावर नहीं, 1 है, इसको इससे B से मल्टीप्लाई करा तो ये B। T के ऊपर -1 है, इसको B से मल्टीप्लाई करा -B। अच्छा, इधर पर C लिखना है, इस M के ऊपर कोई पावर नहीं, 1 है, कोई पावर नहीं तो 1 मानते हैं, तो C से मल्टीप्लाई करना है तो M के ऊपर C। L की पावर -1 है, इसको C से मल्टीप्लाई करोगे -C, T की पावर -C, और L को एज इट इज। अब क्या करना है, M के ऊपर A, अब एक M ये है तो क्या कर दिया +C, इसको मल्टीप्लाई, 2 ये M है, फिर लिखा L -3A, एक L ये है तो इसकी पावर भी इसी पे लगा देते +B, एक L ये है, इसमें -C है तो इस पर लगा देते, और यहाँ पर L पे कोई पावर नहीं है तो 1 है तो +1। तो 1 2 3 4 L होगा, तो इसलिए 1 2 3 4 पावर आ गई इसमें। अब ले लो T पर -B है और दूसरा T है -C, इतना हो गया। अब आपका राइट हैंड साइड MLT की फॉर्म में आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर का तो डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं होता। रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट भी नहीं है और रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं है। अब डायमेंशनल फार्मूला नहीं तो प्रॉब्लम यार, राइट हैंड साइड तो MLT में लिखा हुआ है, अब लेफ्ट हैंड साइड हम MLT नहीं लिखेंगे तो हम कंपेयर कहाँ से करेंगे उसकी पावर को। और हमें ये भी श्योर पता है कि रेनॉल्ड नंबर का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम पता क्या करेंगे, जिसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है फिर भी हमें लिखना है तो हम लिखेंगे M0 L0 T0, ऐसे लिखेंगे। अब डायमेंशनल फार्मूला तो है नहीं तो लिख दिया M0 L0 T0। अब कंपेयर हो जाएगा, M की पावर क्या है A + C, कितना आ गया 0 के बराबर, क्योंकि इधर M की पावर को इस M की पावर से कंपेयर कर दो। फिर इसे लो -3A + B - C + 1 = इसको भी 0 के बराबर, चलो ये भी हो गया। फिर -B और -C = ये भी 0 के बराबर हो गया। अब क्या हो रहा है, अब देखो जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, हम सोच रहे हैं इसको ले लेते तो इसमें A और C है, इसमें B और C है, तो क्या होगा C से तो C कट जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा फिर A और B आ जाएगा, तब बनेगी नहीं बात। इससे भी ना A की निकल रही, ना B की, ना C की वैल्यू निकल सकती, ना इससे B और C की निकल पा रही, तो क्या करेंगे हम, एक दूसरा तरीका करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि इसमें C प्रेजेंट है, इसमें C प्रेजेंट है और C इसमें भी प्रेजेंट है, C इसमें भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूं कि A जो है वो -C के बराबर है। C को राइट हैंड साइड लेके चलेगा, यानी कि मैं A की जगह C लिख सकता हूं। यहां पर मैंने क्या करा, -B = C को राइट हैंड साइड लेके तो B = -C, यानी कि B की जगह भी मैं C लिख सकता हूं, यानी कि A की जगह भी C लिख सकता हूं यानी कि -C, और यहाँ B की जगह भी मैं -C लिख सकता हूं। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इधर पर समझना -3 और A की जगह लिखा -C
माइनस सी प्लस, अब b की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, माइनस सी, और माइनस सी की जगह तो माइनस सी रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि सब सी हो गया हमारे, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3c, और ये प्लस ये माइनस तो माइनस सी, ये माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, 3c माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, 3c में से 2c माइनस करा तो हुआ c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस 1 आ गया, c की वैल्यू आ गई हमारी। अब c की वैल्यू आ गई तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया हमारा माइनस, तो ये लगा दिया, c की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, यानी कि माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, a की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं b जो है, b किसके बराबर है, माइनस सी, तो माइनस लगाया और c की वैल्यू माइनस 1 है तो लिख दिया माइनस 1, तो ये हो गया b इक्वल टू प्लस 1। तो हमारी a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एक ही तो इक्वेशन बनाते हैं उसकी, हमें उसी में वैल्यू पुट करना होता है, तो लिखा k। अब हमने लिखा रो, अब रो पे पावर है a, अब a की वैल्यू कितनी निकाली 1, तो 1 तो लिखना नहीं है। अब दूसरा लिखो वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर है b, अब b की पावर देखते हैं 1, तो भाई ये भी नहीं लिखना हमें, 1 प्लस में नहीं लिखते, माइनस में होता लिख देते। अब देखा हमने ईटा लिखा, ईटा की पावर कितनी है, ईटा की पावर है हमारी c, अब c देखा माइनस 1 है, इसको लिखेंगे माइनस 1, और d को तो ऊपरी लिखना है, d तो पहले ही बोल दिया कि d जो है nr के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम इसको लिखेंगे nr इक्वल टू k रो v d अपॉन ईटा को नीचे लिख देंगे, बस ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इसमें बात करें वेयर k इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, nr इक्वल टू k रो वी डी अपॉन ईटा। इस k की जगह मैं क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा, तो ये हटा देता हूँ, इसकी जगह 1 हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। बात समझ में आ गया। तो आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वैल्यू पुट कर देना, और अगर नहीं दे रखा हो तो आप यहाँ तक छोड़ देना। तो ये अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चन देखे, ये हमने डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड यूज़ पढ़ा, उसमें देखा किस तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी का हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन ड्राइव करते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन आया या ये एक्सप्रेशन आया, हम बोल सकते हैं कि जो रो है वो nr के साथ उसका कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, वेलोसिटी का है nr के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, d का डायमीटर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ईटा का जो है nr के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम अलग अलग एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी का कैसा रिलेशन है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका इनके साथ इनके कैसा रिलेशन है वो निकालते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड यूज़, और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड यूज़। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको बच्चों अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं उस टॉपिक पर उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके।